हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे निषेचन पच्य घटनाएं, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे भ्रूणपोष। भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म। क्या होता है भ्रूणपोष? देखिए, आवर्तबीजी पादपों में त्रिक संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और ये प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाती है। और इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्धन के द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है, जो त्रिगुणित होता है, और इसका निर्माण त्रिक संलयन के द्वारा होता है। लेकिन अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष जो होता है वो निषेचन से पूर्व बनता है, और अनावर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष जो होता है वो अगुणित होता है। ठीक है ना, यानी कि आवर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष जो होता है वो निषेचन के दौरान बनता है, जबकि अनावर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष जो होता है वो निषेचन से पूर्व बनता है। अनावर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष जो होता है वो अगुणित होता है, जबकि आवर्तबीजी पादपों का भ्रूणपोष जो है वो त्रिगुणित होता है। तो देखिए, आवर्तबीजी पादपों में त्रिक संलयन के दौरान त्रिक संलयन से प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भ्रूणपोष केंद्रक कैसा होता है? त्रिगुणित बनता है। जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं, जिसे प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहते हैं, जिसमें प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है वो कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाती है। और इसके परिवर्धन के द्वारा इसके परिवर्धन द्वारा भ्रूणपोष का निर्माण होता है। भ्रूणपोष का निर्माण होता है। निर्माण होता है। ठीक है। आवर्तबीजी पादपों में त्रिक संलयन के दौरान प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बनता है और ये कोशिका प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका कहलाती है, और ये त्रिगुणित होती है। क्यों? इसमें 3 केंद्रकों का संलयन होता है, इसलिए। और इस प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका में परिवर्धन होता है, जिससे भ्रूणपोष बनता है। इसी प्रकार से देखिए, आवर्तबीजी पादपों में आवर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के दौरान होता है। निषेचन के दौरान होता है, यानी कि त्रिक संलयन से होता है। लेकिन अनावर्तबीजी पादपों में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन से पूर्व होता है। तथा यह अगुणित होता है।
अगुणित होता है। निषेचन से पूर्व होता है और कैसा होता है? अगुणित होता है। अब हम देखें कि भ्रूणपोष जो है वो 3 प्रकार का होता है। भ्रूणपोष विकास की प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार का होता है। भ्रूणपोष विकास की प्रक्रिया के आधार पर विकास की प्रक्रिया के आधार पर तीन प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है ये 3 प्रकार? देखिए, नंबर 1 केंद्रकीय भ्रूणपोष। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। 2 नंबर कोशिकीय भ्रूणपोष। कोशिकीय भ्रूणपोष सेल्युलर एंडोस्पर्म। नंबर 3 हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल एंडोस्पर्म। ठीक है ना? तो भ्रूणपोष विकास प्रक्रिया के आधार पर 3 प्रकार का होता है। ये जो है ये केंद्रकीय भ्रूणपोष है, ये जो है ये कोशिकीय भ्रूणपोष है, और ये जो है ये हेलोबियल भ्रूणपोष है। ठीक है ना? तो किस प्रकार का होता है वो अपन देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 केंद्रकीय भ्रूणपोष। किस प्रकार का होता है? केंद्रकीय भ्रूणपोष के परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में अनेक मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। यानी कि इसमें केंद्रकों का विभाजन तो होता है, लेकिन केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण नहीं होता, और मुक्त केंद्रकीय विभाजन से अनेक केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है ना? इस भ्रूणपोष के अंदर जो प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक होता है उनके अंदर मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं, जिससे इसके अंदर अनेक केंद्रक बन जाते हैं, और ये केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित हो जाते हैं और मध्य में रिक्तिका बन जाती है। मध्य में रिक्तिका बन जाती है, और उसके बाद में इनमें भित्ति निर्माण होने से ये कोशिकीय भी हो सकता है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष कहलाता है, और इसका उदाहरण है नारियल पानी। ये क्या है? केंद्रकीय भ्रूणपोष। केंद्रकीय भ्रूणपोष। इसमें ये जो ऊपर की ओर ये बीजांड द्वार का भाग है और ये निभाग का भाग। ठीक है? तो बीजांड द्वार भाग की ओर क्या स्थित होता है? ये होता है भ्रूण, और इसके अंदर ये मुक्त केंद्रक हैं, ये स्वतंत्र केंद्रक हैं। ये जो दिख रहे हैं ये है इसमें स्वतंत्र केंद्रक, और इसके अंदर ये इसके अंदर है इसका जीव द्रव्य, और ये मध्य में है बड़ी रिक्तिका, और इस प्रकार का भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है। इसका उदाहरण है वो है नारियल पानी। तो देखिए, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में
इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रकीय विभाजन होते हैं जिससे अनेक केंद्रक बन जाते हैं। अनेक केंद्रक बन जाते हैं तथा कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता तथा इनके मध्य कोशिका भित्ति या भित्ति का निर्माण नहीं होता। ये केंद्रक परिधि की ओर विन्यासित होते हैं। परिधि की ओर विन्यासित होते हैं तथा इनके मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। मध्य में एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है। और इसके बाद में इनके मध्य कोशिका भित्ति निर्माण हो जाने से ये कोशिकीय हो जाता है। अगर इनके मध्य कोशिका भित्ति निर्माण हो जाता है तो ये पुनः क्या हो जाता है, कोशिकीय हो जाता है। इसमें बाद में कोशिका भित्ति निर्माण हो जाने से ये कोशिकीय हो जाता है। ये कोशिकीय हो जाता है। इसका उदाहरण नारियल पानी केंद्रकीय भ्रूणपोष है जिसके अंदर अनेक केंद्रक तैरते रहते हैं। तो ये होता है केंद्रकीय भ्रूणपोष। आवर्तबीजी पादपों में अधिकांश कुलों में इसी प्रकार का भ्रूणपोष पाया जाता है। अगला देखते हैं 2 नंबर, कोशिकीय भ्रूणपोष क्या होता है। देखिए, इस प्रकार के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र में प्रथम तथा उसके बाद होने वाले सभी विभाजनों में विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। जैसे ही प्रत्येक केंद्रक में विभाजन होता है तो केंद्रक विभाजन से साथ साथ इनमें कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है जिससे ये कोशिकीय हो जाता है। यानी कि प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्र के अंदर होने वाले प्रथम या उसके बाद में जितने भी विभाजन होते हैं उन विभाजनों के साथ साथ में केंद्र के चारों ओर कोशिका भित्ति निर्मित होती है। तो इस प्रकार का भ्रूणपोष जो होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष कहलाता है। कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर सूचकांग विकसित होते हैं और इसका कार्य होता है भ्रूणपोष की कोशिकाओं से भोज्य पदार्थों का अवशोषण करना या भोजन का अवशोषण करना होता है। और इसका उदाहरण है नारियल गिरी।
ठीक है ना। तो नारियल गिरी जो होता है वो कोशिकीय भ्रूणपोष है, जो नारियल पानी से ये कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। जब नारियल पानी जो है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष होता है, इसके अंदर अनेक मुक्त केंद्रक होते हैं। जब इन केंद्रकों के चारों ओर भित्ति का निर्माण हो जाता है तो ये कोशिकीय भ्रूणपोष बन जाता है। 2 नंबर, कोशिकीय भ्रूणपोष। सेल्यूलर एंडोस्पर्म। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में, इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में, भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में प्रथम व इसके बाद होने वाले सभी विभाजनों में, इसके बाद होने वाले सभी विभाजनों में विभाजन के साथ साथ, विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जिस प्रकार प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जितने भी विभाजन होते हैं, जैसे ही विभाजन होता है तो एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, तो इन दोनों केंद्रकों के चारों ओर कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। इस प्रकार से ये भ्रूणपोष जो होता है वो कोशिकीय हो जाता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष में, इस प्रकार के भ्रूणपोष में कोशिकांग, सूचकांग विकसित होते हैं, सूचकांग विकसित होते हैं, ठीक है, जिनका कार्य भ्रूणपोष कोशिकाओं से भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण करना होता है। और इसका उदाहरण है नारियल गिरी। ठीक है, तो ये हो गया कोशिकीय भ्रूणपोष। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर पे भ्रूणपोष, हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष। हेलोबियल भ्रूणपोष किस प्रकार से होता है? यह हेलोबियल भ्रूणपोष जो होता है वो केंद्रकीय भ्रूणपोष और कोशिकीय भ्रूणपोष का मध्यवर्ती भ्रूणपोष है। ठीक है, क्योंकि इसमें केंद्रकीय भ्रूणपोष ही होता है और कोशिकीय भ्रूणपोष भी होता है। इस प्रकार के भ्रूणपोष परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक में जब प्रथम विभाजन होता है तो इस विभाजन में कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है। इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं, एक बड़ी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर होती है और एक छोटी कोशिका जो निभाग की ओर होती है।
अब इस छोटी कोशिका में मुक्त केंद्रीय विभाजन होता है, जिससे केंद्रीय भ्रूणकोश का निर्माण होता है, तथा बड़ी कोशिका में विभाजन जो होते हैं वो मुक्त केंद्रीय नहीं होते, यानी कि विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती हैं, इसलिए यह कोशिकीय भ्रूणकोश हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो छोटी कोशिका निभाग की ओर बनती है, इसके अंदर मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, और बड़ी कोशिका जो बीजांड द्वार की ओर बनती हैं, इनके अंदर मुक्त केंद्रीय विभाजन नहीं होते, इनके अंदर केंद्रक विभाजन के बाद में कोशिका भित्ति निर्मित हो जाती है, जिससे ये कोशिकीय हो जाता है। यानी कि एक ही भ्रूणकोश के अंदर दोनों प्रकार के भ्रूणकोश मिलते हैं, केंद्रीय भ्रूणकोश और कोशिकीय भ्रूणकोश। तो इस प्रकार को हेलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। इस प्रकार को क्या कहते हैं? हेलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। 3 नंबर, हेलोबियल भ्रूणकोश क्या होता है? देखिए, यह भ्रूणकोश कोशिकीय भ्रूणकोश कोशिकीय व केंद्रीय भ्रूणकोश का मध्यवर्ती भ्रूणकोश है। मध्यवर्ती भ्रूणकोश है। इस प्रकार के भ्रूणकोश परिवर्धन में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में प्रथम विभाजन के साथ साथ कोशिका भित्ति बनती है। कोशिका भित्ति बनती है, जिसके फलस्वरूप बीजांड द्वार की ओर एक बड़ी कोशिका, बीजांड द्वार की ओर एक बड़ी कोशिका तथा निभाग की ओर एक छोटी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका बनती है। जब प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्र के अंदर प्रथम विभाजन होता है, तो प्रथम विभाजन होते ही इनके चारों ओर कोशिका भित्ति बन जाती है, जिससे 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। बड़ी कोशिका बनती है बीजांड द्वार की ओर और छोटी कोशिका बनती है निभाग की ओर। ठीक है ना। अब इस छोटी कोशिका में मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, जिससे केंद्रीय भ्रूणकोश बन जाता है, और बड़ी कोशिका में मुक्त केंद्रीय विभाजन नहीं होते, केंद्रक विभाजन के साथ साथ में कोशिका भित्ति निर्मित होती है, जिससे ये कोशिकीय भ्रूणकोश बन जाता है। इसी प्रकार एक भ्रूणकोश के अंदर दोनों प्रकार के भ्रूणकोश पाए जाते हैं। इसे हेलोबियल भ्रूणकोश कहते हैं। छोटी कोशिका में मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं। मुक्त केंद्रीय विभाजन होते हैं, जिससे
केंद्रकीय भ्रूणपोष बनता है, केंद्रकीय भ्रूणपोष बनता है तथा बड़ी कोशिका में मुक्त केंद्रकीय विभाजन नहीं होते, मुक्त केंद्रकीय विभाजन नहीं होते। तथा कोशिका भित्ति निर्माण से कोशिकीय भ्रूणपोष का निर्माण होता है, निर्माण से कोशिकीय भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष का कार्य नंबर 1, परिवर्धित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करना, परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करना, परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करना। दूसरा कार्य, सूचकांगों द्वारा भ्रूणपोष कोशिकाओं व इसके बाहर स्थित कोशिकाओं से, इसके बाहर स्थित कोशिकाओं से भोजन का अवशोषण करना। कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर सूचकांग विकसित होते हैं और इस सूचकांग का कार्य क्या होता है, यानी कि भोजन का अवशोषण करना। भ्रूणपोष की कोशिकाओं से या भ्रूणपोष की कोशिकाओं की बाहर की कोशिकाओं से भोजन का अवशोषण करना इस सूचकांगों का कार्य होता है। नंबर 3, भ्रूणपोषी बीजों में अंकुरण के समय नवोद्भिद को पोषण प्रदान करना। भ्रूणपोषी बीज, यानी कि भ्रूण के परिवर्धन के बाद बीज के अंदर जब भ्रूणपोष शेष रह जाता है, इस भ्रूणपोष का उपयोग जब बीज का अंकुरण होता है तब जिससे नवोद्भिद पादप बनता है, नवोद्भिद पादप को ये भ्रूणपोष जो होता है वो पोषण प्रदान करता है। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार से भ्रूणपोष के कार्य होते हैं। मुख्य कार्य जो होता है वो होता है परिवर्धित भ्रूण को पोषण प्रदान करना। जब भ्रूण का परिवर्धन पूर्ण रूप से हो जाता है उसके बाद में भी भ्रूणपोष शेष रहता है तो ऐसे बीज भ्रूणपोषी बीज कहलाते हैं। तो इस शेष भ्रूणपोष का उपयोग जो होता है, जब इस बीज का अंकुरण होता है इससे नवोद्भिद पादप निकलता है, उस पादप को ये भ्रूणपोषी बीजों से भ्रूणपोष से पोषण प्राप्त होता है। और दूसरा है, इस कोशिकीय भ्रूणपोष के अंदर सूचकांग विकसित होते हैं और इस सूचकांगों का कार्य जो होता है वो होता है भ्रूणपोष की कोशिकाओं से या भ्रूणपोष की बाहर स्थित कोशिकाओं से पोषण का अवशोषण करना।